नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DGS वर्ल्ड 2.0 में। मैं शुभम सिंह यूपीएसआई के लिए एक बेहतरीन क्लास पॉलिटी क्लास शुरू करने जा रहा हूं। पॉलिटी का वेटेज आप सभी जानते हैं कि करीब 15 से 16 क्वेश्चन का वेटेज है। तो अब बात आ जाती है कि कैसी क्लास हो कि जहां से 15-16 क्वेश्चन हमारे निश्चित रूप से क्लियर हो जाए, इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो बस मैं आज से 15 क्वेश्चन वाली क्लास आपकी समझिए तैयार कराने चल रहा हूं। बस पूरा वीडियो देखिएगा, 2 मिनट देख करके आप मत हट जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और ऐसे ही अगर आप देखते रहे तो गारंटी है कि आपका यूपीएसआई में 15 से 16 क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा। तो आज से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये एक प्लेलिस्ट बनेगी, पॉलिटी की प्लेलिस्ट बन जाएगी। जो भी सिलेबस आपका यूपीएसआई का है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। एक भी सिलेबस में टॉपिक जो होगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। लेवल में पढ़ाएंगे, ऐसा कोई मजाक नहीं होगा कि बस मजाक के साथ बता के चल देंगे। आप देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कंटेंट एक नंबर का है भाई, तो इसलिए कंटिन्यू देखिएगा, वीडियो लगातार देखिएगा और इसका नोट्स बनाइएगा। और नोट्स बनाकर रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आप चेक कर लीजिएगा हमें कि हमारा कंटेंट कैसा है, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो चलिए आज से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर पॉलिटी में, तो पॉलिटी को हम बोलते हैं राज व्यवस्था। देखिए, हमारा जो विषय है, इस विषय में हमें 2 खंड पढ़ना होता है। एक होता है संविधान, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और एक होता है पॉलिटी, जिसे बोलते हैं राज व्यवस्था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समझिए कि कुछ विधियों का आदर्श होता है, आइडियल रूप होता है। भाग 1 से लेकर के भाग 4 तक आपका जो है, 4 का तक जो है समझिए कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके आगे जो हम पढ़ते हैं उसे हम राज व्यवस्था कहते हैं, मतलब शासन की व्यवस्था हम पढ़ते हैं कि शासन करने का तरीका हमारे देश में कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने विषय को। हमारा जो विषय है उसे आप कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, संविधान भी बोल सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, या इंडियन पॉलिटी बोल सकते हैं, भारतीय राज व्यवस्था बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा विषय नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, मीडियम में है। तो 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। बहुत आसान विषय भी है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझेंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका 15-16 क्वेश्चन का काम बन जाएगा भैया। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर हम संविधान पढ़ने जा रहे हैं तो एक संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की आवश्यकता ही क्यों है। और एक प्रश्न और उठता है कि क्या सभी देशों में अपना संविधान है। तो दुनिया में जान लीजिए, जितने भी देश हैं सभी देशों के पास अपना संविधान नहीं है। कुछ देशों के पास तो कोई नियम कानून ही नहीं है। लेकिन जहां नियम कानून नहीं है, समझिए वो देश में, उस देश में समस्याएं बड़ी खराब होती हैं। जैसे समझिए आपका कोई कोचिंग संस्थान है, कोई स्कूल है, आपका आपका कोई परिवार है। जिस परिवार में, जिस कोचिंग संस्थान में, जिस स्कूल में कोई नियम कानून नहीं होता होगा, आप समझ सकते हैं उस जगह की स्थिति कैसी होगी। बड़ी भयावह स्थिति होती है, गुंडागर्दी अपने चरम स्तर पर होता है, शांति व्यवस्था होता ही नहीं है, लोगों के अधिकार छीन लिए जाते हैं, इस तरीके से जंगल राज होता है भैया। तो अगर हम बात करें संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। अगर हमारा समाज है, देश हमारा समाज है, एक सोसाइटी है, समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी पाया जाता है, विविधता, लोगों में विविधता है, डाइवर्सिटी है। काले गोरे की टाइप के लोग पाए जाते हैं, शिक्षित अशिक्षित टाइप के लोग पाए जाते हैं, अमीर गरीब टाइप के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग पाए जा रहे हैं, अलग अलग जातियों के लोग पाए जा रहे हैं, अलग अलग जनजातियों के लोग पाए जा रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग पाए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज्यादा भैया। इस डाइवर्सिटी के कारण लोगों के बीच विचारधाराओं में मतभेद भी हो जाता है। तो अगर हम कहें समाज है, तो समाज में भैया बहुत टाइप के आदमी पाए जाते हैं। समाज में डाइवर्सिटी इस तरीके से है, समझिए कि एक वर्ग है अमीर, तो अमीर गरीब में मतभेद हो सकता है। एक वर्ग है आपका अशिक्षित अशिक्षित और एक वर्ग है शिक्षित, तो इसमें मतभेद हो सकता है। एक वर्ग है शक्तिशाली, एक वर्ग है कमजोर। धर्म को लेकर के विवाद हो सकता है, हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम मुस्लिम,
या सिख बनाम बौद्ध, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, जातियों को लेके हो सकता है, सामान्य सामान्य कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी वर्सेज एससी एसटी, विवाद होते रहता है। पुरुष बनाम महिला, विवाद होते रहता है। ये विविधता पाया जा रहा है। अमीर गरीब का मैटर हमेशा फंसा रहता है, देखते हैं। अशिक्षित शिक्षक का मैटर फंसा रहता है। शक्तिशाली कमजोर को दबाने के चक्कर में लगा रहता है हमेशा। हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मैटर हमेशा उठता रहता है। सामान्य जातियों के लोग एक तरफ होते हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लोग एक तरफ होते हैं, हमेशा मोटा मोटी इनका बीच में तनाव बना रहता है। पुरुष वर्सेस महिलाएं, महिलाएं कहती है हमारे अधिकारों की बात नहीं होती, पुरुष कहते हैं हमारे अधिकारों की बात नहीं होती है। तो जिस देश में विविधता अपने चरम स्तर पर है, हमारे देश में समझिए कि लोगों की विविधता हद है, मतलब हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो जहां पर इतनी ज्यादा विविधता है, वहां पर विचारधाराओं में भी विविधता होगी, विचारधाराओं में भी मतभेद होगा। अब मतभेद होगा तो विवाद होगा। तो समाज में जो रहने वाले लोग हैं, ये जो समाज में रहने वाले लोग हैं, ये विवाद को जन्म देते हैं, विवाद को जन्म देते हैं। और विवादों का निपटारा करने के लिए भैया विधि चाहिए होता है, विधि। अगर विवाद का निपटारा करना है तो हमें दो चीजें चाहिए, एक विधि और एक सरकार। अगर विवाद का निपटारा करना है, वैसे विवाद का निपटारा असंवैधानिक तरीके से भी विवादों का निपटारा हो सकता है, किसी को मार पीट के भी विवादों का निपटारा किया जा सकता है, लेकिन वह जो तरीका है गलत होगा। वर्तमान सदी में आधुनिक जमाने हम मानव पहुंच गए हैं, तो पुराना जमाना नहीं चल रहा है कि कोड़े से मार मार के न्याय करेंगे, वो जमाना चला गया। अब जमाना यहाँ पर विधि का है, लोकतंत्र का है, कानून का है। मानव जागरूक हो रहा है, मानव पढ़ लिख रहा है, मानव चांद पर पहुंच गया है। तो इस जमाने में विधि का जो निपटारा करेंगे भैया हम, वो असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके से नहीं करेंगे कि लाठी उठाए, बंदूक उठाए और जिसका मन किया, जो गलती किया उसको दाग दिए। ये सिस्टम गड़बड़ है, तो इसको बोलते हैं असंवैधानिक तरीका। अब हम विवादों का निपटारा करना चाहते हैं संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए दो चीज। एक चीज है विधि और दूसरा है सरकार। अब भैया समझिए विधि क्या है। विधि जैसे आप अपने परिवार में हैं, अगर आपके माता पिता आपको ना बताएं कि क्या कौन सा कार्य उचित है और कौन सा कार्य अनुचित है, तो आपको कैसे महसूस होगा कि ये गलत काम कर रहे हैं या गलत सही काम कर रहे हैं? आप कुछ भी करेंगे फिर। तो भैया जब किसी भी समाज में विधि नहीं होता है, कानून नहीं होता है, कोई पाबंदी नहीं होता है, कोई पाबंदी नहीं, तभी तो समझिए एक ऐसी बात होती है, एक ऐसा नियम होता है जो गलत कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है, उसे कहते हैं विधि। अपराधों पर प्रतिबंध लगाता है, रोक लगाता है, उसे कहते हैं विधि। जब विधि नहीं होता है, किसी देश में विधि का अभाव पाया जाता है, विधि के अभाव की स्थिति में जो लोग होते हैं, अपराधी टाइप के लोग होते हैं, उनके मन में स्वच्छंदता का भाव होता है। वो समझते हैं कि हमें लाइसेंस मिल गया हर कार्य करने का, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो बहुत जरूरी होता है, कई बार बताया गया है, कानून आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपराधी को दंड इसलिए दिया जाता है जिससे वो दोबारा दंड न करे। दंड न मिलने पर अपराधी बार बार अपराध करता है। अगर दंड मिल जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा, एक बार में महसूस हो जाएगा कि हमने गलत किया था, उसको रियलाइज हो जाएगा गलत किए थे हम, और दोबारा गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर दंड न दिया जाए तो उसको महसूस ही नहीं होगा हम गलती किए थे, और बार बार वो अपराध करने का प्रयत्न करता रहेगा। तो विधि समझिए क्या है। विधि वो बात है जो आपको बताती है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। विधियां कई टाइप की होती हैं, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 13(3) में 13(3) में बताया गया है कि विधि क्या है। अब विधि क्या है बताया गया है, थोड़ा समझिए। संसद, अभी आगे संसद भी समझ में आ जाएगा क्या है। संसद द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून, आरबीएम द्वारा बनाया गया कानून, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश,
राज्यपाल द्वारा निकाला गया अध्यादेश, राज्यपाल द्वारा निकाला गया अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, या ऐसी कोई प्रथा या रीति जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर सके, वो भी कानून की श्रेणी में आता है। तो अनुच्छेद 13 में बताया गया विधि क्या है। संसद कोई कानून बना रहा है वो भी विधि है, आरबीआई कोई कानून बना रहा है वो भी विधि है, राष्ट्रपति कोई अध्यादेश निकाल रहा है वो भी विधि है, राज्यपाल कोई अध्यादेश निकाल रहा है वो भी विधि है। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो लिखी नहीं गई होती हैं। ऐसी कोई रीति या परंपरा शासन में है जिससे लोगों का अधिकार छीनने की औकात है उस कानून में, परंपरा में, तो भी कानून की श्रेणी में आएगा। तो हम आपको बता रहे हैं ये तो विधि हो गया, इसको बोलते हैं सामान्य विधि। हमारा जो संविधान है वो भी एक प्रकार का विधि ही है, लॉ ही है, लेकिन वो सुप्रीम लॉ है, सर्वोच्च विधि है। जैसे पुराने जमाने में लोग तो बहुत होते थे, लेकिन जो राजा होता था वो बहुत बहुत अलग होता था, डिफरेंट। उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता, राजा की बराबरी कोई नहीं, राजा के जितना अधिकार किसी का नहीं, राजा सर्वोच्च होता था। तो उसी प्रकार से विधियां तो बहुत हैं, लेकिन जो संविधान है वो सर्वोच्च विधि है। तो आप इसको मान सकते हैं कि जो संविधान है वो सर्वोच्च विधि है, सर्वोच्च विधि है भैया। इसको हम सुप्रीम लॉ मान सकते हैं, सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ। सभी विधियों का बाप है संविधान। ये जो विधियां बनाई जाती हैं इसका दायरा संविधान है। कोई भी विधि संविधान का दायरा नहीं क्रॉस करेगा, संविधान के अंदर अंदर ही रहेगा। अगर कोई विधि टकरा जाए संविधान से तो संविधान सर्वोच्च होता है, उसको वरीयता दी जाती है, ऐसी विधियों को रद्द कर दिया जाता है जहां पर टकराव की स्थिति हो जाती है। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। अब संविधान क्या है? संविधान का निर्माण संसद ने नहीं किया हुआ है। संविधान वह कानून है जिसका निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, जिसमें 389 प्रतिनिधि चुने गए थे। उन प्रतिनिधियों में जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, ठीक है, JN नेहरू थे, इत्यादि लोग, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे कानून के समझदार लोग शामिल थे। वो 389 लोग मिल करके एक संविधान बनाए, जिस संविधान को भारत में लागू किया गया। और वो संविधान क्या है? सर्वोच्च विधि है। तो संविधान सभा ने बनाया हुआ है संविधान को, ना कि संसद ने बनाया हुआ है संविधान को। इसके बाद जब संविधान लागू हो गया संविधान लागू होने के बाद से समय समय पर हम लोग को आवश्यकता समझ में आया कि कानून बनना चाहिए और कानून बनना चाहिए या कोई कानून संशोधन होना चाहिए। तो उसके लिए जिम्मेदारी सौंप दिया गया संसद को, पार्लियामेंट को सौंप दिया गया। अब संसद क्या? संसद भी सरकार का ही अंग है। अभी आगे हम सरकार पे आएंगे तो समझाएंगे आपको, संसद भी सरकार का अंग है। तो संविधान लागू होने के बाद जो विधियां बनती चली आई हैं उनको बोलते हैं हम सामान्य विधि बोल सकते हैं, या उन्हें स्टैट्यूटरी लॉ बोल सकते हैं, या उन्हें सांविधिक कानून बोल सकते हैं। स्टैट्यूटरी लॉ या सांविधिक कानून वे कानून होते हैं जो संविधान लागू होने के बाद बनाए गए हैं। इन सब को हम बोल सकते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। इन्हें हम सांविधिक कानून भी कह सकते हैं, सांविधिक कानून भी कह सकते हैं इन सब को। और जो संविधान हमारा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो भी अनुच्छेद रहेंगे संविधान में, जो भी अनुच्छेद, जो भी अनुसूचियां, जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलेंगे, संवैधानिक कानून बोलेंगे। और ये सांविधिक कानून है। इतना समझ में आया होगा। समाज में बहुत भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता के कारण ही विवाद उत्पन्न होता है। विवादों का निपटारा करने के लिए ही हमारे यहाँ विधि बनाया गया है। एक विधि जो सर्वोच्च विधि है, उसके बाद बहुत सारी विधियां बनती चली आ रही हैं। कुछ विधियां खराब हो जाती हैं, उनकी आवश्यकता नहीं, उनको संशोधित करके खत्म कर दिया जाता है। कुछ विधियों नए तरीके से बनाया जाता है नए तरीके से। तो समय के साथ जैसे जैसे आवश्यकता समझ में आ रही है वैसे वैसे विधियों का निर्माण होते जा रहा है, संशोधन होते जा रहा है। अब बात आती है विधियों को लागू कौन करेगा? तो विधियों को लागू करने का काम सरकार का होता है। विधियों को लागू करने का काम सरकार का होता है। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है शासन। सरकार का काम है शासन, गवर्नेंस।
सरकार शासन का कार्य करती है। शासन का मतलब क्या होता है, गांव में आप लोग सुने होंगे, घर में सुने होंगे कि अरे बच्चे के ऊपर शासन नहीं लगाते हैं इसलिए अपने मन का हो गया है। तो शासन का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि कानून लगा करके उसके अधिकारों को छीन लेना या उसको बहुत सारे कार्य करने से रोक देना। शासन का मतलब ये नहीं होता। शासन का मतलब यहाँ एक मतलब और भी होता है कि ऐसे समाज में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करना, साथ ही साथ समाज के लोगों का कल्याण करना, उनके भविष्य के लिए कार्य करना, उनके बीच जो भी चीजें हैं उसको नियंत्रित करना। तो समाज के ऊपर जहां नियंत्रण करना शासन कहलाता है, वहीं इनका कल्याण करना भी शासन है। केवल नियंत्रण ही नहीं किया जाएगा, नियंत्रण के साथ साथ इनके कल्याण के लिए योजनाएं लाई जाएंगी, नीतियां लाई जाएंगी, तमाम प्रकार की कार्यान्वयन चीजें की जाती हैं, योजनाएं बनती है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो गया, पीएम आशा योजना हो गया, ठीक है, राशन वितरण होता है, ऐसा हमारे कल्याण के लिए है, गरीबों के कल्याण के लिए है। वहीं जहां हमारा कल्याण होता है वहीं दूसरे साइड में हमारे ऊपर कुछ नियम प्रतिबंध भी आरोपित किए जाते हैं जिससे कि हम विवाद न कर पाए, जिससे कि हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो शासन करने का काम होता है सरकार का। शासन का मतलब होता है समाज में प्रतिबंध भी लगाना और समाज का कल्याण भी करना, जिसके लिए सरकार बहुत सारे टाइम में काम करती है, योजना बनाती है, नीति बनाती है, तमाम काम करती है, ठीक है। लेकिन ये जो शासन चलेगा ये कौन बताएगा कि किस तरीके का शासन करना है, ये हमारा संविधान बताएगा। बातें समझ में आ रही है। संविधान भी एक विधि है, इसके अनुसार ही शासन किया जाएगा सरकार के द्वारा। बातें समझ में आ रही है। अब शासन अगर समझ में आ गया हो कि शासन क्या है, जिसके माध्यम से नियंत्रण और कल्याण किया जाता है, नियंत्रण किया जाएगा तभी तो ये सब लोग आपस में लड़ेंगे, ठीक है, और कल्याण किया जाएगा तभी तो ये विकास करेंगे, और जब विकास करेंगे तो देश का ही विकास होगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो शासन किस तरीके से किया जाए ये कौन बताता है, ये संविधान बताता है। संविधान एक लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूट का सामान्य अर्थ होता है शासन करने का सिद्धांत। जिस सिद्धांत में यह बताया गया हो कि शासन किस तरीके से किया जाएगा उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही संविधान कहते हैं। तो संविधान बताता है सरकार को कि आपको शासन किस तरीके से करना है। बातें समझ में आ रही हैं। तो संविधान ये हो गया, ठीक है। शासन का इनका कार्य हो गया शासन, और कर्ता कौन ये सब है, सरकार, ठीक है। तो सरकारें हमारे यहाँ किस प्रकार के सरकार के अंग कौन कौन से आगे चलते बताते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग अगर लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। अभी आज हमारा इस चैनल पर संविधान का पहला वीडियो है। निवेदन है आपसे, विनती है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। गारंटी है अगर आप निरंतर ऐसे वीडियो को देखेंगे तो आपका संविधान बहुत जबरदस्त तैयार हो जाएगा, बहुत जबरदस्त। यूपीएसआई के लिए नहीं, यूपी पीसीएस के लिए संविधान का तैयार कर दूंगा, यूपी पीसीएस के लिए। बस केवल निरंतर तरीके से आप वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा। चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं शासन के बारे में, ठीक है। शासन, मैंने बताया शासन वह प्रणाली है जिसके माध्यम से लोगों पर नियंत्रण भी किया जाता है और वहीं दूसरी साइड में लोगों का कल्याण भी किया जाता है। दुनिया में शासन की बहुत सारी प्रणालियां पाई जाती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे किसी घर में जो माता पिता होते हैं बच्चों को मार पीट कर सही करना चाहते हैं, सोचते हैं मार पीट कर सही कर दें इनको। लेकिन किसी घर में माता पिता जो गार्जियन होते हैं बच्चों को समझा करके ही सही कर देते हैं, और किसी घर में माता पिता जो होते हैं वो बोलते ही नहीं है, जो मन है वो करो, ठीक है। तो बहुत सारी प्रणालियां होती हैं। हम उसी तरीके से दुनिया में शासन करने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, कई सारे तरीके हैं। अब बात आती है हमारे इंडिया में कौन सा तरीका हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक तरीका होता है आपका तानाशाही तरीका। तानाशाही तरीका इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप, बोलते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप बोलते हैं तानाशाही। तानाशाही शासन का मतलब यह होता है जहां सरकार के अधिकार असीमित हो, सरकार निरंकुश हो, उसके ऊपर कोई अंकुश न लग पाए, कोई उंगली न उठा पाए सरकार के ऊपर। जो व्यक्ति उंगली उठाए सरकार के ऊपर उसको फांसी चढ़ा दिया जाए। ऐसी सरकारों को बोलते हैं तानाशाही गवर्नमेंट। वहां का जो तरीका है ना तानाशाही है वहां का। जैसे कि सुने होंगे उत्तर कोरिया में किम जोंग, वहां तानाशाह या पूरी तरीके से तानाशाह है।
वहां पर लोगों के बारे में कुछ सुना ही नहीं जाता है। तुम मर रहे हो, जी रहे हो, उसका जो मन करेगा तानाशाह का वो कर देगा। उससे लड़ने मत जाओ, मुकदमा करके उससे केस मत लड़ो कि हाँ ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, हमारी इंडिया जैसे, ठीक है। तानाशाही में सरकार के अधिकार असीमित होते हैं भैया, सरकार के अधिकार असीमित होते हैं। और जनता के अधिकार शून्य होते हैं। जनता के अधिकार शून्य होते हैं, जीरो। ऐसे ही प्रणाली को बोलते हैं तानाशाही। अब ये कहां पाया जाता है? ये उत्तर कोरिया में, ठीक है, उत्तर कोरिया में, नॉर्थ कोरिया, ठीक। उत्तर कोरिया में किम जोंग सुने होंगे आप लोग, ठीक है, वहां पर डिक्टेटरशिप ही है, ठीक। दूसरी प्रणाली कौन सी हुई? साम्यवादी। साम्यवादी, साम्यवादी, इसी को हम मार्क्सवादी भी कहते हैं। साम्यवादी को क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट में क्या होता है? ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, ये तानाशाही। इससे थोड़ा कम वाले पे आ जाओ, थोड़ा कम वाले पे आ जाओ। कम्युनिज्म में सरकार के अधिकार ज्यादा ही होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है यहाँ की जनता के अधिकार शून्य हो जाए। यहाँ जनता के अधिकार कम्युनिस्ट में कुछ होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन सरकार के फिर भी ज्यादा होते हैं। जैसे कि चाइना की गवर्नमेंट, चाइना चाइना हमेशा अपने देश में सरकार जो है हर चीज में लीडरशिप करना चाहती है सरकार। चाइना जैसे देशों में सरकार की जो प्रणाली है, ये हर चीज में इंटरफेयर करना चाहते हैं, हर चीज में इंटरफेयर करना चाहते हैं। आदमी पढ़ाई किया है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, नौकरी कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हर चीज में इनका इंटरफेरेंस होता है, हर चीज में हस्तक्षेप करते रहते हैं। और इस प्रकार इनके भी यहाँ भी सरकार के अधिकार ज्यादा ही हुए और जनता के अधिकार कम हुए। लेकिन हालांकि ये भयावह स्थिति नहीं होती है कि जनता का अधिकार एकदम शून्य, सरकार के अधिकार एकदम चरम सीमा पर। ये ज्यादा खतरनाक है, उससे कम खतरनाक वाली स्थिति चाइना में है, साम्यवादी, ठीक है। यहाँ भी सरकार के अधिकार ज्यादा होते हैं, जनता के अधिकार थोड़े कम होते हैं, समझ में ना, कम होते हैं, ठीक। दूसरा क्या है? गणतंत्र, रिपब्लिक। रिपब्लिक रिपब्लिक क्या होता है? देखिए भैया, ये बहुत बड़ी चीज है। राजतंत्र गणतंत्र का विरोधी शब्द है। राजतंत्र का मतलब राजा का तंत्र, राजा का तंत्र का मतलब कि राजा कौन बनेगा वो राजा तय करेगा, प्रजा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो राजा है वो ही तय करेगा कि अगला राजा कौन बनेगा। जबकि गणतंत्र में राजा कौन बनेगा ये जनता तय करेगी, अर्थात वंशानुगत शासन का विरोधी है। ये गणतंत्र शब्द वंशानुगत शासन का विरोधी है। गणतंत्र शब्द को फ्रांस के संविधान से इंडिया के संविधान में लिया गया है और ये वंशानुगत शासन के विरोधी है। मतलब राजा का लड़का अगला राजा, उसका लड़का अगला राजा, उसका लड़का अगला राजा, इस प्रक्रिया का विरोध करता है गणतंत्र। मतलब चुनाव के माध्यम से ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुने जाएंगे, चुनाव होगा उनका। तो वर्तमान राष्ट्रपति तय नहीं कर पाएंगे अगला राष्ट्रपति कौन होगा, वो जनता तय करेगी। हालांकि जनता अप्रत्यक्ष रूप से तय करती है, जनता विधायकों को चुनती है, जनता सांसदों को चुनती है और वो सांसद विधायक राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो जिस देश में राष्ट्र का मुखिया, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, अगर चुनाव के माध्यम से आ रहा है तो वहां पर गणतंत्र है, ठीक है। दूसरी बात, लोकतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 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 क्या होता है? लोकतंत्र में सरकार क्या होती है? उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है सरकार के। इसका उल्टा समझ लो, ये यहाँ सरकार के अधिकार चरम स्तर पर, जनता के अधिकार शून्य। यहाँ पर लोकतंत्र में सरकार के अधिकार कम और जनता के अधिकार ज्यादा होते हैं। सरकार का जन्म जनता करती है, जनता से ही सरकार का जन्म होता है, अर्थात शासन की समस्त शक्तियां जनता से ही उत्पन्न होती हैं, जनता ही केंद्र बिंदु है। संविधान में कहा गया है, प्रस्तावना में लोकतंत्र में बताया गया है कि इस भारतीय संविधान की जो समस्त शक्तियां जो शासनाधिकारियों को मिल रही हैं, उसका स्रोत कौन है? उसका स्रोत है हम भारत के लोग, अर्थात भारतीय जनता। तो जहां पर शक्तियां, समस्त शक्तियां
जनता में केंद्रित हो, ऐसी व्यवस्था को हम लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र में हमारे बहुत ज्यादा अधिकार हैं और हमारे हिसाब से सरकार चलेगी। हम चुनेंगे सरकार को। सरकार का सत्ता पलट भी कर सकते हैं। अगर सरकार काम सही नहीं करे तो सत्ता पलट भी हम कर सकते हैं, और वही लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र कई टाइप का होता है। यहाँ पर लोकतंत्र के दो टाइप हो जाएंगे। एक टाइप हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक टाइप हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जिस देश में जनसंख्या बहुत कम होती है, बहुत कम, जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देश, छोटे छोटे देश जहां पर 1-2 लाख में जनसंख्या है, 2-3-4 लाख में जनसंख्या है, वहां पर जनता शासन में सीधे सीधे पार्टिसिपेट करती है और जनमत के आधार पर निर्णय होता है। जनता सामूहिक रूप से काम करती है। जैसे कि कोई गांव होता है, जब कोई मीटिंग होना होता है पूरा गांव आ जाता है। जितने भी लोग गांव से कुछ मेंबर चुने जाते हैं और वो मेंबर आ जाते हैं मीटिंग में, और वही लोग जो निर्णय ले लेते हैं, हो जाता है काम। तो छोटे छोटे देशों में जहां पर जनता अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे स्वयं कर ले, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऐसा स्विट्जरलैंड में है। जो मैं बोल रहा हूं आप उस चीज को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये सारे सवाल जितना भी हाई फाई सवाल बनेगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसी से बनेगा भैया, इसको नोट करके चलिएगा। तो जहां पर जनता अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे स्वयं कर ले, डायरेक्ट कर ले, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन जहां बहुत ज्यादा जनसंख्या, जैसे कि इंडिया दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, अब इतना ज्यादा आबादी है कि सबकी भूमिका अगर हम लेंगे शासन में तो वो ही संभव ही नहीं है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां जनता अपने अधिकारों का प्रयोग स्वयं न करके अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग कर ले, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये हमारी इंडिया में है, इंडिया में है, ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है ये, ठीक। बातें समझ में आ रही है, इतना समझ में आया, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो भाग होते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो भाग होते हैं। अगर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें हम, अप्रत्यक्ष, इसके भी दो भाग होते हैं, संसदीय शासन और अध्यक्षात्मक शासन। अध्यक्षात्मक शासन ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक है, ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। थोड़ा समझिएगा। अब ये तब आपको तब समझ में आएगा, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इन दोनों में डिफरेंस तब समझ में आएगा जब आप सरकार के अंग के बारे में जान लेंगे तब। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। संसाधनों की थोड़ी कमी है, इस वजह से ये मत समझिएगा कि क्लास आपकी अच्छी नहीं है। संसाधन भले ही कम है, कंटेंट एक नंबर का है, आप पूरा पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इधर इधर देखिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम सरकार की बात करें, सरकार के अंग, तो हमारे यहाँ सरकार के 3 अंग हैं। देखिए भैया, संविधान में लिखा गया है कि किसी भी देश की सरकार के पास 3 महत्वपूर्ण बातें होना जरूरी है, 3 महत्वपूर्ण बातें होना जरूरी है। पहला, विधि कौन बनाएगा, विधि का निर्माण कौन करेगा, निर्माण कौन करेगा, इसके लिए भी एक अंग होना जरूरी है। दूसरा, विधि कौन लागू करेगा, कौन लागू करेगा। तीसरा, जब विधि बन जाए, विधि लागू हो जाए और विधि का उल्लंघन हो या विवाद हो, तब कौन ऐसे विवादों का निपटारा करेगा, सुनवाई करेगा। ये विवादों की सुनवाई किसी भी देश की सरकार के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं कि विधि बनाए कौन, विधि लागू कौन करेगा और विवादों की सुनवाई कौन करेगा। तो हमारे यहाँ विधि बनाने के लिए जो संस्था है इसका नाम है विधायिका, लेजिस्लेचर। इसके 2 स्तर हैं, विधि बनाने के 2 स्तर हैं, एक है केंद्रीय, एक है राज्य स्तर।
जो राज्य स्तर पर उसको बोलते हैं RVM बोलते हैं, राज्य विधानमंडल। इसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल शामिल होते हैं। इसके 3 अंग हैं। लिख नहीं रहा हूं, जगह कम, थोड़ा जगह कम है। RVM का 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहां पर विधानसभा और राज्यपाल मिलकर ही कानून बना देते हैं। हालांकि उनका दायरा छोटा होता है। किसी राज्य का RVM केवल अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है या आग्रह करने पर किसी अपने पड़ोसी राज्य के लिए कानून बना सकता है। जबकि जो केंद्रीय विधायिका है उसी का नाम है संसद, उसी का नाम है संसद। और संसद के 3 पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों पार्ट मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है, कानून बनाते हैं, ठीक। दूसरी चीज, विधि लागू कौन करेगा? तो विधि लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का है। कार्यपालिका में सबसे ऊपर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अब जो राष्ट्रपति कार्यपालिका के हेड हैं वही संसद में भी शामिल हैं। और कार्यपालिका में कौन होगा? राष्ट्रपति के बाद कौन होगा? PM होगा। और इनकी मंत्रिपरिषद इत्यादि लोग होते हैं, ठीक है। विवादों की सुनवाई कौन करता है? न्यायपालिका, न्यायपालिका। इसमें कौन कौन आएगा? सबसे ऊपर आएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर आएगा हाई कोर्ट, फिर आएगा सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो भैया सरकार के हमारे यहाँ 3 अंग होते हैं। एक जो विधि बनाती है जिससे बोलते हैं विधायिका, विधायिका का 2 स्तर होते हैं, केंद्र राज्य। केंद्र का नाम है संसद, राज्य का नाम है RVM। एक विधि जो लागू करता है उसे बोलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में 2 स्तर हैं, केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका हेड होता है राष्ट्रपति है और वास्तविक हेड होता है प्रधानमंत्री। राज्य के कार्यपालिका का हेड होता है राज्यपाल, वास्तविक हेड होता है CM। यहाँ विवादों की सुनवाई करने के लिए राज्य और केंद्र का सिस्टम नहीं, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब होता है सब मिलजुल के काम करेंगे। इनका अंतिम उद्देश्य, सबका अंतिम उद्देश्य है विवादों का निपटारा कर देना, ये नहीं कि राज्य और केंद्र में बांट के रखना। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, मिली जुली इनकी व्यवस्था है। लेकिन सब मिल करके क्या करते हैं? ये व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करते हैं, न्याय करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ बात अब देखो, ये जो सरकार बता दी आपको, ये सरकार, इस सरकार को बोलते हैं, सरकार के भी 2 टाइप होते हैं। सरकार के भी 2 टाइप होते हैं। एक होती है अस्थायी सरकार, अस्थायी, जो कि ये आप पढ़ रहे हैं, संसद, ये सब अस्थायी सरकार है। अस्थायी सरकार कौन है? अस्थायी सरकार कौन है? अस्थायी सरकार में आपको आ जाएंगे DM, SDM, SP, TYSP, SI, SO इत्यादि। जो ये अधिकारी हैं भैया, ये प्रशासन में भूमिका अदा करते हैं। निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने का काम इन्हीं के द्वारा होता है। ऊपर से जो योजना चलती है उसको जमीनी स्तर पर यही लोग लागू करते हैं। तो ये अस्थायी सरकार है क्योंकि इनका एक कार्यकाल फिक्स होता है, क्योंकि एग्जाम देके गए होते हैं, इनका कार्यकाल फिक्स है। और यहाँ जो है ये जनता के द्वारा बदलते रहते हैं। कार्यपालिका में जो लोग होंगे, विधायिका में जो लोग होंगे, विधायिका में लोकसभा मेंबर के चुनाव हम लोग करते हैं। राज्यसभा मेंबर चुनाव कौन करता है? विधायक लोग करते हैं, ठीक है भैया। राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, सबका चुनाव होता है यहाँ पर। तो जिसका चुनाव होता है वो होता है अस्थायी सरकार। अब आपको समझ में यहाँ पर आना चाहिए कि हमारे यहाँ जो संसदीय शासन है और अमेरिका में जो अध्यक्षात्मक शासन है उसमें डिफरेंस क्या है, ये इंडिया में है। अब देखिए, हमारे यहाँ संसद के 3 पार्ट हैं। संसद के 3 पार्ट हैं। वास्तविक रूप से सरकार हम किसको बोलते हैं? तो सरकार यहाँ पर जो विधि लागू करने के लिए जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अंदर आपका मंत्रिपरिषद होता है। वास्तव में गवर्नमेंट वो होता है, गवर्नमेंट सरकार वो होता है। अब हमारे यहाँ संसदीय शासन, इसका नाम क्यों पड़ा? संसद का शासन जहां पर हो, मतलब कार्यपालिका के ऊपर एक प्रकार का नियंत्रण होता है संसद का। तो जिस देश में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद को, संसद को जवाब देना पड़े, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी हो संसद के प्रति, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे यहाँ की जो कार्यपालिका है, यहाँ जो मंत्रिपरिषद है, यहाँ मंत्रिपरिषद लिखे नहीं है, लिख दे रहे हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में जो लोग शामिल होते हैं, जो मंत्री होते हैं ना, वो लोकसभा राज्यसभा से ही जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री शामिल होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा से ही मेंबर लोग आते हैं, जो कैबिनेट मंत्री बनते हैं, राज्य मंत्री बनते हैं। और PM उसका हेड होता है मंत्रिपरिषद का।
तो जिस देश के शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद हमेशा जवाबदेही की बनी रहे संसद के प्रति, ये जो धन विधेयक वगैरह पास कराते हैं ये यहीं से पास होता है, तब पैसा निकलता है, काम करने के लिए इनको पैसा देना, पैसा यहीं से मिलता संसद से। तो जिस देश में कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का नियंत्रण हो, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, जवाबदेह हो, रिस्पॉन्सिबल हो, उस देश की सरकार को बोलते हैं संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय सरकार बोलते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में इनको अलग कर दिया गया, साफ सुथरा इनको अलग कर दिया गया है। हमारे यहाँ दिक्कत यह है ना, मंत्री परिषद चुनाव अलग से होता नहीं है हमारे इंडिया में। हमारे यहाँ पे मंत्री परिषद में लोग वही आते हैं जो लोकसभा राज्यसभा में आए हुए, उन्हीं में से उठा के कुछ लोग को यहाँ डाल देते हैं, मंत्री परिषद मंत्री बना देते हैं। अमेरिका में अलग अलग चुनाव होता है, कार्यपालिका चुनाव अलग होता है और विधायक चुनाव अलग होता है। तो अमेरिका में क्या होता है कि कार्यपालिका, जो ये कार्यपालिका में लोग हैं, ये संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। संसद का अपना काम है करती रहे, कार्यपालिका का अपना काम है करते रहे, दोनों अलग अलग काम करते हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाता है। हमारी इंडिया में सिस्टम उंगली उठाने वाला है। हमारी इंडिया में संसद हमेशा देखती रहती है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और इनको हमेशा जवाब देना पड़ता है। तो जहां जवाब देना पड़े वहां संसदीय शासन व्यवस्था, जहां जवाब न देना पड़े, जहां पर इनका चुनाव अलग हो, इनका चुनाव अलग हो, वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति ये केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, नाम मात्र का। अब आप लोग सोच रहे हैं बड़ी कहानी बता रहे हैं, भैया ये सब जो टर्मिनोलॉजी है ना, यह सवाल में आ चुका है, एग्जाम में आप पीवाईक्यू उठा दे लीजिएगा। यहाँ पर नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान पीएम होता है। संसदीय शासन में वास्तविक प्रधान होता है पीएम, वास्तविक प्रधान होता है, जबकि यूएसए में यहाँ राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रधान होता है, राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक मुखिया होता है, हेड होता है कार्यपालिका का। तो ये डिफरेंस है। एक बार सवाल यही आया था कि संसदीय शासन व्यवस्था का एक लक्षण बताइए, तो एक लक्षण में ये वाली बात थी कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का हेड होता है और वास्तविक हेड होता है पीएम। तो भैया संविधान क्या है बता दिया आपको, शासन क्या है बता दिया आपको, सरकार क्या है बता दिया आपको। अब संविधान में कुछ विशेषताएं हैं। संविधान भी कई टाइप के होते हैं, संघात्मक संविधान होता है, एकात्मक संविधान होता है, लचीला संविधान होता है, कठोर संविधान होता है। इसके बारे में मैं चर्चा कल करूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत कोई गलती हो तो आप लोग सुझाव दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम सुझाव दीजिएगा, उस पर हम विशेष रूप से अमल करेंगे भैया। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, बहुत लाभ मिलेगा आपको आगे। धन्यवाद।